1980-89 का काल यदि हम लेते हैं तो इस काल में भारत में तो सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद ही प्रयास जारी रहे। मुख्य रूप से पाकिस्तान सतत रूप से कुछ न कुछ मुद्दों को विवादित बनाता रहा, विवादित रूप से पेश करते रहा, और इसलिए कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया। जिन क्षेत्रों में 1980-89 में पाकिस्तान ने सतत रूप से भारत की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मंचों में की, वे मुद्दे मूल रूप से पहला था अनावश्यक रूप से कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ले जाना। अनावश्यक इसलिए क्योंकि शिमला समझौते के तहत इस बात पर सहमति हुई थी कि यह मामला केवल द्विपक्षीय ही माना जाएगा। दूसरा मुद्दा जिस पर पाकिस्तान सतत रूप से भारत के खिलाफ बोलता रहा वह था सियाचिन ग्लेशियर का मामला। देखिए, आप सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति, सियाचिन जो है वो विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, और ठंड इतनी ज़्यादा कि -60-70 डिग्री पर वहाँ पे तापमान रहता है, माइनस में। वह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियाचिन को यदि देखें तो आप पाएंगे कि बिल्कुल निकट है वो सीमा से जहाँ से चारों पांचों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहाँ से देखी जा सकती हैं, या एक तरीके से हम कहें कि चारों पांचों देशों की उन सीमाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है, कम से कम देखा जा सकता है। इसलिए सियाचिन बहुत महत्वपूर्ण। इसको लेकर पाकिस्तान ने बारंबार अपना पक्ष रखने की कोशिश की और विवाद का ऐसे एक तरीके से मामला बनाया। बल्कि एक समय ऐसा भी आया कि एक तरीके से उसने अघोषित युद्ध की स्थिति बना के रखी, यानी सतत रूप से प्रहार करते रहा, सैनिक प्रहार करते रहा, लड़ाइयाँ छोटे छोटे स्तर पर होती रही, बैटल्स होते रहे। तो ये दूसरा मुद्दा जिस पर पाकिस्तान सतत रूप से भारत को परेशान करते रहा। तीसरा, पाकिस्तान इस काल में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने हथियारों का अर्जन किया, बहुत हथियार खरीदे, अपनी फौज के आधुनिकीकरण में उसने काफ़ी पैसा खर्च किया, और पाकिस्तान भी इसमें अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं था। वह पाकिस्तान की सामरिक मदद, आर्थिक मदद पूर्ण रूप से किया, भरपूर किया। हाँ, इसके पीछे एक कारण शीत युद्ध भी माना जा सकता है, क्योंकि ये वो काल है 80 से 89 का काल जब शीत युद्ध काफ़ी कुछ अपना चरम सीमा पे था, और बल्कि 1990 में तो शीत युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन उसके पहले जो हथियारों की होड़ चली थी उसका असर इस क्षेत्र में भी दिखता है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों से लाद दिया। उसके कारण कुछ और भले बताए गए होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य तो भारत ही था। मूल लक्ष्य इन हथियारों को पाने के पीछे भारत के विरुद्ध तैयारी करना था। इस अवधि में ये बात भी साफ हो गई कि पाकिस्तान जो है वह सतत रूप से भारत का विरोध करता रहेगा, और उस सतत विरोध की श्रृंखला में उसने बेशर्मी की हद पार कर दी जब पंजाब में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया। ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि पाकिस्तान का आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा पंजाब का आतंकवाद स्पॉन्सर किया जा रहा था। पंजाब में जो समय आतंकवादी गतिविधियां शुरू हुई थी, जो एक अच्छी बड़ी समस्या बन बैठी थी, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में पाकिस्तान ने सतत रूप से ये चेष्टा की, ये धृष्टता की कि वो भारत को परेशान करता रहे। एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन सब घटनाओं के बाद होता है, और वो है संयुक्त आयोग की स्थापना। दोनों देशों ने निर्णय लिया कि एक आयोग बैठाया जाए जो अपने उप आयोगों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में
भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करे। ज़िया-उल हक तत्कालीन राष्ट्रपति वे दिल्ली आते हैं और एक संयुक्त आयोग का गठन होता है और आर्थिक, व्यापार, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र में उप आयोग बनाने की सहमति होती है। और समय के साथ ऐसा देखा गया कि यह संधि जो थी, यह संयुक्त आयोग का जो गठन हुआ, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि हिंड साइट में और ज़्यादा पीछे जाकर, आगे जाकर हम देखें तो पाएंगे कि सब अंत में निरर्थक निकला, क्योंकि इसकी घोषणा होने के बाद कोई विशेष सार्थक कार्य इस बात पर नहीं हो पाया। विदेश मंत्रियों की वार्ताएं भी हुई, लेकिन संयुक्त आयोग जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। 80-89 का जो काल है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है 1984 से 1986, जब राजीव गांधी लगभग 6 बार ज़िया-उल हक से वार्ता करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़िया-उल हक से 6 बार वार्ताएं होती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत मित्रता का हाथ बढ़ाने में कितना सीरियस है। लेकिन सभी तरह की सहमति होती है, पर यह सहमति जो है केवल शब्दों तक सीमित रही। सितंबर 87 में पाकिस्तान ने सियाचिन में तो आक्रमण ही कर दिया था, जैसा मैंने जिसे अघोषित युद्ध की संज्ञा दी है। तो ये इस बात को बताता है कि भारत पाक संबंधों में कोई सुधार विशेष नहीं हुआ है, बल्कि तनाव आ गया। ये 87 की बात है। नवंबर 88 में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है, ज़िया-उल हक की सरकार पलटती है और बेनज़ीर भुट्टो लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री बन के आती हैं, जिससे भारत एक तरीके से खुश होता है। दिसंबर 88 में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत होती है, बेनज़ीर भुट्टो की भारत के प्रधानमंत्री से, और जनवरी 89 में कुछ समझौते होते हैं। ये समझौते होते हैं अपने दृष्टि से एक सांस्कृतिक मामले को लेकर और एक परमाणु संयंत्रों पर आक्रमण न करने को लेकर, और उसके अलावा तीसरा समझौता जो होता है वह दोहरी नीति को समाप्त करने संबंधी एक व्यापक समझौता, जिसके तहत व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात होती है। दोनों देश सियाचिन क्षेत्र में भी अपनी अपनी सेनाओं को कैसे तैनात करेंगे, इसको लेकर भी एक समझौता होता है। तो ये 3 समझौते हम देखते हैं 1988 में सत्ता परिवर्तन के बाद बेनज़ीर भुट्टो के काल में होते हैं। सियाचिन में आर्मी की पोजीशन, भारत और पाकिस्तान की फ़ौज की क्या पोजीशन रहेगी, इस पर समझौता बहुत अहम मायने रखता है, क्योंकि वह उस क्षेत्र के में पदस्थ सैनिकों के लिए थोड़ा राहत देता है। सन 90 से 96 के बीच का दौर भारत पाक संबंधों के बीच में कैसा रहा। 80 से 89 के दौर को हमने सरसरी नज़र से देखा। अब 89 के बाद 90 से 96 के बीच में क्या होता है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम में एक तरीके से आतंकवादी, अलगाववादी गतिविधियों को मदद देने का प्रयास होता है और आतंकवाद यहाँ बढ़ता है, कश्मीर में, आसाम में और पंजाब में। पंजाब और असम में तो असफल हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो अभी भी सतत रूप से लगा हुआ है और सतत रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। शिमला समझौता, जो दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय रूप से द्विपक्षीय समझौते के रूप में देखा जाता है, उसकी खुली अवहेलना पाकिस्तान इस काल में करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार इसका प्रावधान का उल्लंघन करते रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ, इस्लामिक देशों का सम्मेलन, निर्गुट सम्मेलन, दक्षेश सम्मेलन, सब जगह सार्क सम्मेलन, सब जगह मामला उठाता रहा।
1994 में तो जिनेवा में उसने तो अपनी भरसक कोशिश की। जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कश्मीर मुद्दे को उसने खुले रूप से सामने रखने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखा। सौभाग्य से ये प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। इसके साथ ही इसके बावजूद भी पाकिस्तान सतत रूप से इस काल में विश्व बाजार से सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयास में हथियार खरीदते रहा। बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे अमेरिका से और अन्य बाज़ारों से। पाकिस्तान जहां एक और दक्षिण एशिया को, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि दक्षेश सम्मेलन में, सार्क सम्मेलन में, जहां एक और पाकिस्तान बात करता है कि इस क्षेत्र को आणविक शस्त्रों से मुक्त करें, वहीं दूसरी ओर स्वयं बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। और पूरे इस कार्यक्रम में पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा पाकिस्तान के प्रति शंका होना स्वाभाविक है, और फिर भी भारत पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के समक्ष शक्ति के लिए प्रस्ताव भी उसने रखे हैं, यद्यपि इन प्रस्तावों का कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया है। और ये जो प्रस्ताव थे भारत के बड़े अहम थे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा पर शक्ति संबंधी थे कि किसनी फौज किसको रखनी है, इस संबंध में भारत ने प्रस्ताव रखा था। सियाचिन में सेनाओं की स्थिति को लेकर प्रस्ताव रखा था, और ऐसी आणविक मामले में पहले न प्रयोग करना संबंधी प्रस्ताव था। लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी कोई ख़ास जवाब नहीं दिया है, और इस क्षेत्र के तनाव को कम करने संबंधी इन प्रस्तावों को स्वीकार न करके सिद्ध किया है कि भारत के संबंधों के सामान्यीकरण की दिशा में पाकिस्तान कतई रुचि नहीं रखता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें अभी तक मिल गया है कि हम कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य संबंध बनाने में इच्छुक नहीं है। इसके उत्तर हमको मिल चुके हैं। हमको इस बात का भी, इस प्रश्न का भी उत्तर अब तक मिल गया है कि हम कैसे कहते हैं कि भारत सतत रूप से पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध बनाने के प्रयास करते रहा है। इसके उदाहरण सन 72 से लेकर सन 90-96 तक के कई उदाहरण की हम चर्चा कर सकते हैं, और जो की है। जनवरी 95 में पाकिस्तान ने दूतावास भी बंद किया। 97 में जब वहाँ लोकतंत्र पुनः वापस आया तो फिर ऐसी बातचीत हुई, लेकिन कोई खास अंतर नहीं रहा। निष्कर्ष ये कि भारत के द्वारा सतत रूप से मैत्री के प्रयास रहे, और पाकिस्तान के द्वारा सतत रूप से कश्मीर का राग अलापा गया। भारत के बिग ब्रदर के बर्ताव का राग अलापा गया, और शिमला समझौते का पाकिस्तान ने सतत रूप से उल्लंघन किया है, सतत रूप से उल्लंघन किया। ये कहना मुश्किल है कि 5 मिनट की बातचीत से रास्ता निकल जाए या आपसी विश्वास का माहौल बने, क्योंकि सीमा पार से जो लगातार आतंकवाद का जो क्रम जारी है, उससे पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिल रहा है। और जब तक पाकिस्तान कोई सा ठोस कदम नहीं उठाएगा, ये अविश्वास कम नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ने कई बार वैसे भारत की कुछ समस्याओं को लेकर बड़ी गहरी चिंता भी बताई है। जैसे गुजरात की जो समस्या थी, गुजरात में जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से संवेदना व्यक्त की, उसकी प्रशंसा भी हुई। वहाँ उसने 3 विमानों से राहत की सामग्री भी पहुँचाई, और भारत ने भी उसकी मदद को स्वीकार किया। ये मानवीय धरातल पर कुछ हद तक दोनों के बीच में एक समझ है, लेकिन कई बार मानवीय धरातल पर मानवीयता का मुद्दा पीछे हो जाता है, और परंपरागत दुश्मनी एक तरीके से सामने आ जाती है। सवाल ये है कि ऐसे सरोकार तो हमेशा ही रहने चाहिए, और इंसानी दुख
की पहचान करने के लिए हमें किसी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक समस्या पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों के बीच की निकटता ये प्राकृतिक आपदाओं के समय ही ज़्यादा प्रकट होती है, अन्यथा कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, शास्त्रीकरण का मुद्दा, ये सतत रूप से हम दोनों के बीच में एक समस्या के रूप में सामने खड़ा हुआ है। सन 2001 में 13 दिसंबर 2001 पाकिस्तान ने तो हद ही कर दिया जब 13 दिसंबर 2001 को संसद में आतंकवादियों ने हमला किया और खोजबीन के दौरान मालूम हुआ कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी या भाड़े के पाकिस्तानी आतंकवादी थे। यानी इस भारत की जो संप्रभुता का जो प्रतीक चिन्ह है, संसद, जो देश को चलाता है, वहाँ पर आतंकवादियों का हमले की बात सोचना और उसके बाद उनको मदद करना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा कटुता ले आता है। वैसे ही बिगड़े हुए संबंध थे, इन संबंधों पर एक तरीके से काली छाया फैल गई और 1972 के बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रयास चल रहा था वो एक तरीके से फिर रुक गया। ये जो आक्रमण है, ये भारतीय जनतंत्र के मर्मस्थल पे होने वाला आक्रमण हम कह सकते हैं। भारतीय जनतंत्र का प्रतीक चिन्ह तो संसद ही होगा ना, वहाँ पर आक्रमण करना, भारतीय जनता और भारत का नेतृत्व ये इससे तिलमिला गए और परिणाम क्या हुआ कि सीमा पर फिर तनाव, सीमा पर फिर गोलीबारी और फिर जो दोनों के संबंध और बिगड़ते ही चले गए। आरोप प्रत्यारोपों का दौर फिर शुरू हो गया। 2001 से लेकर अब 2020 या 2021 20 वर्ष हो चुके हैं। इस 20 वर्ष के काल में सैनिक सत्ता भी रही और उसके बाद गत 15 वर्षों से, कुछ वर्षों से वहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद ये बात स्पष्ट है कि वहाँ सैनिक सत्ता हावी है, कट्टरता हावी है वहाँ के शासन प्रशासन में। और ये सैनिक और धार्मिक कट्टरता ने वहाँ के राजनीतिक ढांचे में जिस तरीके से दखल रखी है, अपनी पैठ बना के रखी है, वह वहाँ के लोकतंत्र की सफलता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान ये सैनिक सत्ता और मुल्लाओं की आवाज़ में बात करते हैं और जब इनकी बातों या इनके इशारों पर वहाँ की सरकार कार्य करती है तो निश्चित रूप से कश्मीर, सेना और धार्मिक तनाव, आतंकवाद, इसको बढ़ावा ही मिलेगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध बद से बदतर ही हुए हैं। साथ ही तालिबान का मुद्दा, जो अफगानिस्तान का मुद्दा है, वास्तव में उससे जिस रूप से पाकिस्तान जुड़ गया है, उसने भारत पाकिस्तान के संबंधों को रसातल पर पहुंचा दिया है और बहुत ज़्यादा तनाव दोनों के बीच में बढ़ गया है। तो आज तालिबानी मुद्दा भी कश्मीर और सैनिकरण, परमाणु के मुद्दे के साथ साथ हम दोनों के तनाव के बीच में जुड़ चुका है।